हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 दिसंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़िए राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़िए। मैंने पहले भी बोला हुआ है, नेशनल एडिशन जो होता है वो प्रमाणित और प्रमुख न्यूज़ों का या समाचार का एक माध्यम होता है। चलिए, पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि आपराधिक न्याय प्रणाली के नए युग का आगाज। देखिए, जो 3 कानून पेश किए गए थे कानून से संबंधित, कानून में परिवर्तन से संबंधित, अब वो लागू हो जाएगा क्योंकि उसे लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी मंजूरी मिल गई और उसे लोकसभा से अब राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए भेज दिया जाएगा और वो चेंजमेंट हो जाएगा। औपनिवेशिक आपराधिक न्याय प्रणाली की जगह भारतीय न्याय प्रणाली के नए युग का आगाज इसको माना जा रहा है। तीनों जो विधेयक थे उस पर संसद की मोहर भी लग गई है और तीनों विधेयक के कानून बनने के बाद देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में जो होने वाला परिवर्तन है उसके बारे में अमित शाह संसद में बता रहे थे। इन कानूनों को बनाते समय जहां भारत के हजारों वर्षों के न्याय दर्शन को भी ध्यान में रखा गया, वहीं डिजिटल और फॉरेंसिक चीजों को भी, यानी कि जो आजकल माध्यम है कानून में, उन सब को भी समाहित किया गया है। इन कानूनों के लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली 2 सदियों की छलांग लगाकर 19वीं से 21वीं सदी में आ जाएगी। आपको पता होगा कि जो अभी कानून चल रहा था वो अंग्रेजों के जमाने का था, जिसमें राष्ट्रद्रोह और कई ऐसे कानून थे जो अंग्रेजों के जमाने के थे। उसे बदलने की मांग बहुत समय से हो रही थी लेकिन गवर्नमेंट कोई डिसीजन नहीं ले रही थी। विपक्षी सांसदों की जो गैर मौजूदगी में अमित शाह ने राज्यसभा में औपनिवेशिक कानूनों को नहीं बदलने और जनता के खिलाफ इसका इस्तेमाल जारी रखने के लिए कांग्रेस पर हमला भी बोला। उन्होंने बोला कि जिस राजद्रोह के माध्यम से महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे सेनानियों को जेल जाना पड़ा, वो कानून अभी तक लागू थे। यानी कि जब आप किसी राजा के प्रति कोई विरोध करते हैं तो ये कानून लगता था, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है तो इसमें इस कानून की तो जरूरत ही नहीं थी। उन्होंने बोला कि इस कानूनों को बदलने की कोशिश ही नहीं की गई, इसके बजाय आपातकाल के दौरान इसका जमकर इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में रहते हुए राजद्रोह का इस्तेमाल करती रही और विपक्ष में बैठने पर विरोध करती रही, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने राजद्रोह कानून को खत्म करने का काम किया और इसकी जगह देशद्रोह कानून लाने को सही ठहराते हुए शाह ने कहा कि व्यक्ति और देश के बीच अंतर होता है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाने वालों को कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी कोट किया कि जो वर्तमान सरकार है वो हमेशा बदलाव के पक्ष में रहती है, शायद इसीलिए राम मंदिर का निर्माण, अनुच्छेद 370 को हटाना, महिलाओं को 33% आरक्षण देना और ट्रिपल तलाक, ये प्रमुख मुद्दे थे जो लागू होने चाहिए थे और इसे लागू भी किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। पुंछ में सैन्य वाहनों पर आतंकी हमला, 5 जवान बलिदान। देखिए, पुंछ जिले में गुरुवार को घने जंगलों के बीच से गुजर रहे सेना के वाहनों पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। इस हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 2 गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए सैन्य अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। घटना के बाद पूरे एरिया को सेना द्वारा घेर लिया गया है और सघन तलाशी अभियान जारी है। सीमावर्ती राजौरी और पुंछ जिले में 1 माह के भीतर आतंकियों ने दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और इसमें बुधवार रात डेरा की गली जंगल में टोपा पीर क्षेत्र के पास से आतंकियों को ये सूचना मिली होगी कि सेना की गाड़ी गुजरने वाली है और वो घात लगाए बैठे हुए थे। इसी बीच जैसे ही सेना की जिप्सी वहां से गुजरी, जो घात लगाए आतंकवादी थे उन्होंने जिप्सी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। तो हालांकि संभलने का मौका नहीं मिला, फिर भी जो पीछे गाड़ी थी उन्होंने कवर फायरिंग करी और उनका पीछा भी किया आतंकवादियों का, लेकिन वो घने जंगल की तरफ भाग गए। ये जो जंगल है वो 12 किलोमीटर का बताया जा रहा है। तो हालांकि अभी सघन तलाशी अभियान जारी है और संभवतः आज या कल में इन आतंकवादियों को मार दिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पर आने से पहले आपको बता दें कि ये जो 3 कानून बदले गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसको लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और वो संभवतः आज आपको मिल जाएगा, यानी कि चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि संसद से विजय चौक तक विपक्ष का मार्च।
देखिए, विपक्ष के जो 146 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें कुछ लोकसभा के और कुछ राज्यसभा के थे, उन्होंने लोकतंत्र पर इसे हमला बताते हुए सदन में आवाज को दबाने की बात कहते हुए एक मार्च किया जो संसद से विजय चौक तक था। इसमें जो विपक्ष के नेता हैं खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र में बोलना और सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। सत्ता के दम पर सरकार जितना भी कुचलने की कोशिश करे, विपक्षी दल लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई हर कीमत पर लड़ेंगे, लोकतंत्र पर प्रहार का विरोध करेंगे। उन्होंने संसद की सुरक्षा में हुई सेंधमारी को लेकर पीएम और गृह मंत्री द्वारा सत्र के दौरान बाहर बयान देने को संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन करार दिया। यानी विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो सुरक्षा में सेंध हुई है उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री संसद में आकर भाषण दें या फिर अपनी बात को रखें। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध जाहिर करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, शरद पवार, टी.आर. बालू समेत तमाम नेताओं ने संसद परिसर में विजय चौक तक विरोध प्रदर्शन या मार्च निकाला। विजय चौक पर विपक्षी नेताओं के साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए खड़गे ने कहा कि हम संसद में सुरक्षा उल्लंघन का मुद्दा उठाना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति इसमें आया नहीं। संजय सिंह बने WFI के अध्यक्ष, विरोध में साक्षी का संन्यास। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विश्वास पात्र संजय सिंह को गुरुवार को भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया। WFI चुनाव में संजय के पैनल ने 15 पदों में से 13 पदों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के उपाध्यक्ष संजय के पक्ष में 40 वोट पड़े। उनकी प्रतिद्वंदी और 2010 राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता श्योरण को 7 वोट मिले। पहलवान साक्षी मलिक ने संजय के निर्वाचन का विरोध करते हुए कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। जीत के बाद संजय सिंह ने कहा कि यह देश के उन हजारों पहलवानों की जीत है जो गत 7-8 माह से परेशान हैं। हम राजनीति और कुश्ती का कुश्ती से जवाब देना जानते हैं। WFI कार्यालय से कुछ दूरी पर ओलंपिक पदक विजेता साक्षी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मेज पर अपने जूते रखकर साक्षी ने कहा कि हमने दिल से लड़ाई लड़ी, पर ब्रजभूषण जैसे व्यक्ति के करीबी को WFI का अध्यक्ष चुना गया है तो मैं कुश्ती छोड़ती हूं। हम एक महिला अध्यक्ष चाहते थे पर ऐसा नहीं हुआ। चुनाव से पहले बजरंग व साक्षी ने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से आग्रह किया था कि ब्रजभूषण से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब ज्ञानव्यापी मामले में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट देखिए क्या होता है। कैविएट जैसे मान लीजिए ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, अब जबकि 21 दिसंबर को इसमें सुनवाई होनी थी और कैविएट में होता क्या है कि एक पक्ष जब उसमें कोई वाद लेकर जाता है तो एक तरफा फैसला नहीं सुनाया जाता है जब तक दूसरे पक्ष जिसने कैविएट दाखिल किया है उसकी भी बात ना सुन ली जाए। उसे ही कैविएट बोलते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में दोनों पक्षों को सुनना जरूरी होता है। जब एक पक्ष कैविएट दायर कर देता है तो इसमें हिंदू पक्ष ने कैविएट को दायर किया है। ज्ञानव्यापी परिसर के स्वामित्व संबंधी विवाद में मंदिर पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दिया है ताकि अगर मस्जिद पक्ष हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देता है तो शीर्ष अदालत हिंदू पक्ष को भी सुने बगैर कोई फैसला नहीं सुनाएगा। कैविएट दाखिल करने का मतलब यही होता है कि संबंधित मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अदालत कैविएट दाखिल करने वाले पक्षकार को भी सुने, यानी उसे भी पक्ष रखने का मौका मिले। कोर्ट एक तरफा फैसला नहीं सुना सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर को मस्जिद पक्ष की 5 याचिकाएं खारिज करते हुए ज्ञानव्यापी परिसर में स्वामित्व विवाद से जुड़े मंदिर पक्ष के मुकदमे की सुनवाई को हरी झंडी दे दी। इस फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानव्यापी पर स्वामित्व का दावा और मांग करने वाले मंदिर पक्ष को 1993 में दाखिल किए गए मुकदमे के सुनवाई योग्य माना था। नेक्स्ट न्यूज है, आबकारी घोटाले में ईडी की पूछताछ में फिर शामिल नहीं हुए अरविंद केजरीवाल। देखिए, आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गुरुवार को भी ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। उन्होंने ईडी के सम्मन का जवाब दे दिया।
उनके पास छिपाने को कुछ नहीं है, सम्मन को वापस लिया जाए। यह दूसरी बार है जब केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सम्मन जो है वो राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर जारी किया जा रहा है। विपक्ष की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। सीएम बुधवार को 10 दिवसीय विपश्यना ध्यान पाठ्यक्रम के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए हैं। उन्होंने बुधवार को ईडी को अपना जवाब भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सम्मान को एक राजनीतिक सम्मान माना जा सकता है और अभी वो इसमें जवाब देने के लिए हाजिर नहीं होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट कि ऐसा माहौल चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत में घर जैसा महसूस करें। मोदी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भारत ऐसा माहौल बनाना चाहता है कि जहां दुनिया भर का कोई भी व्यक्ति आए तो उसे बिल्कुल घर जैसा माहौल मिले, जिससे देश की जो प्रक्रियाएं हैं और मानक परिचित जो अंदाज है स्वागत करने का वो बना रहे। इसमें ब्रिटेन के समाचार पत्र एक है फाइनेंशियल टाइम्स को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें 5 लाख करोड़ डॉलर की मजबूत अर्थव्यवस्था बनने और देश को निवेश एवं प्रगति का गंतव्य बनाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। चीन से तुलना पर उन्होंने कहा कि भारत की तुलना अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ करना अधिक उपयुक्त हो सकता है। पीएम ने यह भी बोला कि सरकार का जो मिशन है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं 10 वर्ष पहले की आकांक्षाओं से भिन्न है। उन्हें एहसास है कि हमारा देश है वो उन्नति के मुहाने पर है। वे चाहते हैं कि इसमें और तेजी आए। उन्हें पता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छी पार्टी जो फिलहाल है वो भाजपा ही है, यानी कि वो एक तरीके से अपनी पार्टी का ही पक्ष रखेंगे। और उन्होंने बोला भी कि भारत ऐसा वातावरण बना रहा है, ऐसा आचरण बनाना चाहता है कि कोई भी अगर यहाँ पर आए, कोई भी पर्यटक आ रहा है, कोई भी अगर पार्टी का नेता आ रहा है, किसी भी देश की पार्टी का नेता आ रहा है, तो उसको ऐसा महसूस हो कि वो अपने घर में ही आया हुआ है। इसके लिए एक ऐसा माहौल बनाने की आवश्यकता है जो सबके सहयोग से बने। तो हालांकि अच्छा स्टेटमेंट है इनका, लेकिन इसमें विपक्ष क्या बोलता है ये आने वाला समय बताएगा। बंगाल सरकार के असहयोग से रुकी थी नंदीग्राम रेल परियोजना, ये स्टेटमेंट दिया है अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि बंगाल सरकार के असहयोग के कारण 17 किलोमीटर लंबी देश प्राण नंदीग्राम रेल लाइन परियोजना लंबित पड़ी हुई थी। अब अप्रैल 2023 में इसका काम शुरू हो सका है। वैष्णव ने तृणमूल कांग्रेस सांसद दिवेंद्र अधिकारी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बोला है कि देश प्राण और नंदीग्राम के बीच जो नई लाइन परियोजना को 2009-10 में मंजूरी दी गई थी, राज्य सरकार से सहयोग न मिल पाने के कारण परियोजना लंबित थी। क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 2023 में फिर से इसका काम शुरू किया गया। नेक्स्ट न्यूज़ है कि छोटी छोटी गलतियों पर जेल नहीं जाएंगे अखबारों और पत्रिकाओं के प्रकाशक अनुराग ठाकुर। देखिए प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 संसद में पारित हो गया है। इसे पहले तो मानसून सत्र में लाया गया था, लेकिन फाइनल इसे पारित नहीं करा पाए थे ये, तो अब शीतकालीन सत्र में इसे पारित करा लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि जो प्रेस और नियतकालिक पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 है, गुरुवार को लोकसभा में पारित हो गया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस विधेयक को लेकर मीडिया एवं विरोधी दलों की आकांक्षाओं को खारिज करते हुए या फिर उनकी जो आशाएं थी उसको खारिज करते हुए इसे अंग्रेजों व कांग्रेस शासनकाल की गुलामी की मानसिकता से मुक्त कराया है। अनुराग ने कहा कि पहले का जो बिल है वो मीडिया पर दबाव बनाने वाला था, जबकि यह बिल अवसर देने वाला है। अब अखबारों व पत्रिकाओं के पंजीकरण के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। छोटी छोटी गलतियों पर प्रकाशकों को जेल नहीं जाना होगा। विधेयक पर चर्चा के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि यह गुलामी की मानसिकता व आपराधिकरण से छुटकारा दिलाने वाला डिजिटल इंडिया, इज ऑफ डूइंग बिजनेस व इज ऑफ लिविंग देने वाला है। इसे अंग्रेजों के जमाने के प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण बिल 1867
का स्थान ले लिया है। इसमें प्रकाशकों को टाइटल या पंजीकरण कराने के लिए डीएम के पास परमिशन के लिए जाना पड़ता था, और डीएम क्या होता था कि स्थानीय नेता इन सब से पूछते थे कि इनको अनुमति दी जाए या ना दी जाए। इन सब चीज़ों से मुक्त करा दिया गया है प्रेस को, और एक तरीके से स्थानीय पंजीकरण के माध्यम से। और इसमें अब सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन हो गई है, यानी कि आपको ऑनलाइन माध्यम से ही सबका आपके अपील करनी है कि हमें परमिशन चाहिए। तो ये एक सबसे अच्छा इनिशिएटिव है। शायद इसमें अब नए नए पत्रकारिता संगठन आगे आएंगे और जो सच बात है वो रख पाएंगे। आंगनवाड़ी सह क्रेच पहल में सहयोग करें राज्य केंद्र शासित प्रदेश। ईरानी, देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी ने कहा है कि गुरुवार इन्होंने बोला कि राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की अधिक संख्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और महिलाओं को केंद्र की आंगनबाड़ी सह क्रेच पहल से जोड़ने का आह्वान किया गया है। अब ये क्रेच क्या होता है आपको पता होगा, डे केयर। जैसे क्या होता है कि जहाँ पर पुरुष और महिला दोनों वर्किंग होते हैं और उनके बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं होता है, तो वो अपने बच्चों को एक डे केयर में छोड़कर जाते हैं। डे केयर में जो हम लोग आया होती हैं या फिर जो मेड होती हैं वो बच्चों की देखभाल दिन भर करती हैं। आजकल नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर बेंगलोर और गुड़गांव, फरीदाबाद, इन सब जगहों पर इसका कल्चर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ होते हैं दोनों वर्किंग होते हैं। तो बच्चों को ऐसी जगह पर छोड़ के जाना जहाँ पर उन्हें घर का माहौल मिले, घर जैसा माहौल मिले, उसे ही क्रेच या फिर डे केयर बोलते हैं। कुछ लोग इसे सही भी मानते हैं क्योंकि इसमें बच्चों की अच्छी देखभाल भी हो जाती है और हस्बैंड वाइफ वर्किंग में रहते हैं। और कुछ लोग इसे गलत मानते हैं कि छोटे बच्चों को किसी दूसरे के भरोसे छोड़ना। तो ये अलग अलग धारणाएं हो सकती हैं। हालांकि इसमें 6 महीने से 6 साल के बच्चों को अनुमति दी जा रही है जो ये आंगनबाड़ी में सहक्रेच खुलेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। 74% रही उत्पादकता। 22 तारीख पहले समापन था। 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक ये सत्र चलने वाला था, लेकिन इसे एक दिन पहले ही 21 तारीख को ही समाप्त कर दिया गया है। और सदन की कार्रवाई जो है वो अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कई केंद्रीय मंत्रियों समेत कई दलों के नेता मौजूद रहे। विपक्ष की तरफ की दीर्घा काफ़ी हद तक खाली रही, क्योंकि अमर्यादित आचरण के चलते लोकसभा से तो कई लोगों को निलंबित कर दिया गया था। इसमें यह भी बताया गया कि ओम बिरला द्वारा, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, कि जो उत्पादकता है वो 74% तक रही। इस दौरान 12 सरकारी विधेयक पेश हुए। कुल 18 विधेयक पारित कराए गए। सत्र के दौरान संसद की जो स्थायी समितियों ने 35 रिपोर्टें पेश की। इस सत्र में लोकसभा में भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को भी मंजूरी दी गई। ये तीनों विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी 1860, दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लाए गए हैं। संसद में केंद्रीय माल एवं सेवा कर विधेयक 2023, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2023, दूरसंचार विधेयक 2023, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को विनियमित करने से संबंधित विधेयक समेत कुछ अन्य विधेयकों को भी मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें यह भी एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि ये जो सत्र है इसमें 14 बैठकें हुई और 61 घंटे 50 मिनट तक ये बैठकें पूरी चली हैं। इस न्यूज में आपको एक चीज और बता दें जिन्हें नहीं पता है कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। अब बजट सत्र जो है वो फरवरी से अप्रैल के बीच में चलता है। मानसून सत्र जो है वो जुलाई से अगस्त के बीच बुलाया जाता है और शीतकालीन सत्र नवंबर एंड में या फिर दिसंबर में बुलाया जाता है। तो इस बार 4 से 22 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र बुलाया गया था। तो ये 3 सत्र होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। अब हिंदी में जवाब न देने पर लोकसभा अध्यक्ष ने हरदीप पुरी को दी हिदायत।
तो इस संसद में पूछे जाने वाले सवाल का जवाब जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो हिंदी में ना देकर इंग्लिश में दे रहे थे, अंग्रेजी में दे रहे थे। इस पर जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने टोक दिया और बोला कि आप हिंदी में ही दीजिए। उन्होंने तो हरदीप पुरी ने बोला कि मुझे हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी आती है, तो मैं पंजाबी में आंसर देता हूं। तो इस रुख का भी ओम बिरला ने कड़ा विरोध किया कि ये तो आपका जो आचरण है वो शोभनीय नहीं है कि आप अब पंजाबी में दें, क्योंकि लोकसभा में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं को मान्यता दी गई है, लेकिन अगर आप हिंदी में देंगे क्योंकि हम हिंदी अपना रहे हैं तो सुगम होगा। इस पर उन्होंने फिर हिंदी में अपना उत्तर दिया। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि अधिकांश राज्यों में थमने लगी है बिजली चोरी। अब देखिए, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली हानि को भारत में के बिजली सेक्टर को सबसे ज़्यादा हानि होती थी और बुधवार को इसमें राहत की सांस आई और जो आंकड़े आए हैं उसकी वजह से आंकड़े अब सामने आ गए हैं। उससे साफ हो गया है कि इस समस्या पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि टी&डी से होने वाली हानि बिजली वितरण कंपनियों ने जो वसूली नहीं जो कर पाते हैं तो 35% तक पहले इसका आंकड़ा था, जो अब घटकर 15% हो गया। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 तक ये 15.41% पर आ गया है पिछले 2 वित्तीय वर्षों में। पहले ये 35% था। जो वैश्विक स्तर के मुकाबले अभी भी ये तकरीबन 2 गुना है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व की अगर आंकड़ों की बात करें तो विश्व में जो बिजली चोरी होती है वो होती है 8% और भारत में हो रही है 15.41%, यानी कि लगभग आधे का आंकड़ा है, 2 गुना आंकड़ा है। तो हालांकि जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया है कि 4 से 6% तक ही चोरी हो अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि चोरी बिल्कुल रोक पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इसमें तो कई नेता ही संलग्न होते हैं चोरी करने में और उनकी जो फैक्ट्रियां चलती हैं या फिर जो कार्यकर्ता होते हैं ये सभी इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरीके से इसको जीरो पर लाना तो अभी फिलहाल में मुश्किल है। टी&डी हानि में एक बड़ा हिस्सा बिजली चोरी का होता है। कई इलाकों में लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका बिल नहीं देते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार की मदद से वितरण कंपनियां लगातार कोशिश कर रही हैं। टी&डी हानि में कमी बताती है कि यह कोशिश सफल भी हो रही है और आरबीआई ने पिछले दिनों राज्यों की वित्तीय स्थिति पर सालाना रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें राज्यों की बिजली सेक्टर की पूरी स्थिति का आकलन किया गया है। और इसके साथ ही गुरुवार को उद्योग चैंबर फिक्की ने भी देश के बिजली सेक्टर में चल रहे बदलाव और इसकी चुनौतियों पर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की, जिसमें यह भी कहा गया कि बिजली वितरण सेक्टर में होने वाली हानि का खास तौर पर जिक्र होना चाहिए और इस तरफ सरकार का भी ध्यान जाना चाहिए ताकि जो बिजली चोरी है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। रियल एस्टेट में पीई निवेश इस वर्ष 44% घटकर 3 अरब रहा है, 3 अरब डॉलर रहा है। देखिए, वैश्विक निवेश इस साल भारतीय रियल एस्टेट में पैसे लगाने को लेकर सतर्क दिख रहे हैं। प्राइवेट इक्विटी जिसमें कोई विदेशी निवेश करता है अगर सर्विस ये स्टेट में रियल एस्टेट में तो उसे पीई बोलते हैं। तो 12 दिसंबर तक पूरे साल इसकी तुलना में 44% की कमी आई है। अगर हम बात करें पिछले साल 12 दिसंबर तक तो ये जो आंकड़ा है वो 3024 करोड़ डॉलर का था, जो 2023 में 535 करोड़ डॉलर का हो गया है। ये नाइट फ्रैंक की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार मंदी का कारण वैश्विक भू राजनीतिक अनिश्चितताओं और अमेरिकी फेडरल रिजर्व तथा सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा द्वारा कई बार दरों में परिवर्तन जो किया गया है, उच्च ब्याज दर लगाई गई है, जिससे अमेरिका और कनाडा से निवेश गतिविधियों पर अंकुश लगा है, उसकी वजह से ये गिरावट आई है। सिंगापुर से पीई निवेश में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो कुल प्रवाह में 50% से अधिक योगदान देता है। नेक्स्ट न्यूज है कि रेटिंग एजेंसियों की गणना प्रक्रिया में सुधार की जरूरत। नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने वैश्विक रेटिंग एजेंसियों की गणना पद्धतियों को विकासशील देशों के खिलाफ बताया है और उन्होंने कहा है कि रेटिंग प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। नागेश्वरन ने वरिष्ठ सलाहकार राजीव मिश्र के साथ लिखे लेख में कहा है कि धारणाएं, मूल्य निर्णय, सीमित संख्या में विशेषज्ञों के विचार और सरकारी रेटिंग में शिथिल गणना पद्धति वाले सर्वेक्षण जैसे अपारदर्शी गुणवत्ता
गुणवत्तापूर्ण कारकों पर अत्यधिक निर्भरता का नतीजा वैश्विक दृष्टिकोण से अस्वीकार्य परिणामों के रूप में निकलता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। हमास और इजराइल युद्ध को हम स्किप करेंगे। उसके बाद लाल सागर में जहाजों का आवागमन अवरुद्ध होने से भारत चिंतित। देखिए, लाल सागर में स्थित बाब अल मंदब खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन अवरुद्ध होने पर भारत ने गंभीर चिंता जताई है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाउती आतंकियों की तरफ से जहाजों पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता प्रकट की थी और अब विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि भारत का हित इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है एवं वह इससे चिंतित है। मामले के समाधान के लिए भारत, अमेरिका व यूरोपीय देशों के साथ ही खाड़ी क्षेत्र के अपने मित्र देशों जैसे सऊदी अरब, यूएई व अफ्रीकी महाद्वीप के देश इथोपिया व मिस्र के भी संपर्क में है। विदेश मंत्रालय ने यह संकेत भी दिया है कि इस स्थिति से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यदल गठित करने की तैयारी हो रही है। अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला तत्काल प्राथमिकता भारत। देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद से मुकाबला तत्काल प्राथमिकता है। अफगानिस्तान की स्थिति पर बुधवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए कंबोज ने कहा कि अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत की सीधी हिस्सेदारी है। अफगानिस्तान में महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा और समावेशी सरकार के गठन के साथ आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटना जरूरी है। चलिए, तो ये आज का 22 दिसंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।